नमस्कार सभी को। जय माता दी। पहली नजर के सायकालीन लाइव प्रसारण में तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान जो हमारे हिमाचली हीरा मेरे साथ जुड़े हैं, आज के इस लाइव प्रसारण में जो मेरे साथ बैठे हैं, जितना कहूंगा, ये जितने शब्द अपनी जुबानी रखूंगा, तो मुझे लगता है कि हर शब्द आज मेरे पास जो वो कम पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसी शख्सियत जिन्होंने न जाने कितने दौर देखे और कितने दौर के बाद जो है आज एक ख्याति के उस मुकाम तक हैं जहां तक हर कलाकार अपने आप को देखना चाहता है। ऐसी शख्सियत, ऐसी बुलंद आवाज, सुरीली आवाज, जिन्हें पूरे प्रदेश में जो है हिमाचली लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है, पहाड़ी कोकिला के नाम से जाना जाता है, अनेकों खिताब उनके नाम है, अनेकों नाम उनको जो है मीडिया ने दिए है, दुनिया ने दिए है, उनके शुभ चिंतकों ने, उनके प्रशंसकों ने जो है उनको नाम दिए हैं। लेकिन इस शो को शुरू करने से पहले मैं एक स्पेशल अपील आप सभी से करना चाहता हूं, और मुझे आज बहुत से ये मैसेज आए थे कि भैया इस चीज को जरूर आप रखना। जितने हमारे नौजवान युवा साथी आज के दौर में नशे की खेप में पड़ रहे हैं, तो मेरी दो हाथ जोड़ के विनती है सभी से कि उस नशे से जरूर बचिएगा। पहली नजर के तमाम हमारी टीम की ओर से सभी से गुजारिश रहेगी, और माता पिता से भी विनम्र विनती रहेगी, प्रार्थना रहेगी, अपने बच्चों पर जो है पूरी नजर रखें और बच्चों को जो है सही डायरेक्शन दे, सही मार्ग की ओर लेकर जाए। आइए, इस अपील के साथ मैं मिलवाना चाहूंगा हमारे हिमाचल की लता मंगेशकर और पहाड़ी कोकिला के नाम से जिन्हें जाना जाता है। मेरे साथ है वर्षा कटोच जी। नमस्कार संदीप जी, और पहली नजर चैनल के सभी दर्शकों का, और जितने भी सुन पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, उन सभी को वर्षा कटोच की तरफ से प्यार भरा नमस्कार जी। और आपने जितने भी शब्द आज कहे हैं उनके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने बहुत मान सम्मान दिया, तो उसके लिए मैं तहे दिल से दर्शकों का भी और आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शब्द जो इन्होंने कहा कि मान सम्मान नहीं, ये उसके डिजर्विंग है, मतलब वो कम है शब्द, जितने कहूंगा ना कम है, क्योंकि जो संवर्धन हिमाचली संस्कृति, जिस संस्कृति की हम बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके संवर्धन में, उसको सजग करने में, उसको एक माला पिरोने में जो मेहनत, जो दिन रात कड़ी मेहनत, जो परेशानियां, जो संघर्ष ऐसी शख्सियत ने किया है, उस प्रयास को, उन सारी एक एक कोशिश को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है कि आपने इतनी मेहनत की है। दीदी, और हिमाचली हीरा तो है ही, लेकिन मैं वैसे ही दीदी मानता हूँ, मेरे दीदी हैं, बड़े दीदी कह के मानता हूँ। और बैक कैमरा हमारे जीजा जी भी है यहाँ पर, तो उनका भी बड़ा स्वागत है। और दीदी, आइए शुरुआत करते हैं जी। कि सबसे पहले तो वही है कि सफरनामा कब से शुरू हुआ, कब से ये इंटरेस्ट आया आप में जी? मैं आपको बताना चाहूंगी कि बड़ी कम उम्र में मैंने गाना शुरू कर दिया था जी। जैसे तीसरी चौथी कक्षा से मैंने स्टेज पे गाना शुरू कर दिया था जी। मतलब तब पता भी नहीं था कि संगीत क्या होता है, पर ये है कि घर में माहौल होता है ना, जैसे कि जी जी। माता पिता या घर में जैसे होते हैं, फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो मेरे माताश्री बहुत अच्छा गाते हैं, जैसे संस्कारी गीत बहुत ही अच्छे, मतलब संजो के रखे थे उन्होंने, तो उनसे सीखा मैंने सब कुछ ना। तो चौथी कक्षा में जब मैं गा रही थी, क्योंकि मैंने ना दो दो क्लासेस इकट्ठे की हैं, तो मैं बहुत ही छोटी थी, जैसे पहली दूसरी इकट्ठी की, पढ़ने में भी थोड़ी ठीक थी बचपन में, दूसरी तीसरी ऐसे करके, जैसे टीचर्स ने दो दो क्लासेस मेरी इकट्ठी करवा दी, एग्जाम दिलवा दिए। तो बहुत ही, मतलब चौथी भी मैंने एकदम से ही, मतलब चौथी में या पांचवी में आ गई, तो जब स्टेज पे मुझे ऐसे उठा के बच्चों की तरह खड़ा किया गया जी। तब हमारे मिनिस्टर साहब होते थे कुंज बिहारी लाल जी। पहली बार मैंने जो गाया है, तो तब गाया, और पहला गीत था लोंगे गवाया तारा। अच्छा जी। वहां से शुरुआत हुई, मतलब इस चीज की। अगर शुरुआत वहीं से है तो मैं चाहूंगा कि आज के इस लाइव प्रसारण की उसी गीत के साथ हल्की सी शुरुआत हो जाए। लोंगे को आई तारा के तोप दे टपरुए,
लौंगे को आए आए तारा के तोप दे टपरुए, जमीना जो बेच करी लौंग बनाया, 500 पर गूठा लगाया। जमीना जो बेच करी लौंग बनाया, 500 पर गूठा लगा। मुकदमा चलिया पारी की तोप दी टपरुए, हो लौंगे को आए आई तारा के तोप दे टपरुए। आज से कितने वर्ष पहले गाया हुआ ये गीत, उतना तो नहीं याद रहा, पर थोड़ा सा जो याद था। दीदी जो नाम दिए हैं उस समय मीडिया ने, आपके शुभचिंतकों ने, आपके प्रशंसकों, तो आपकी आवाज को सुनने के साथ तो मुझे लगता है कि वो नाम भी कम है, और ज्यादा बड़े बड़े टैग आपके नाम से, किताब आपके उस पे आने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा है। दीदी उस समय कैसेट का युग था जी, और आज डिजिटल युग है जी, ठीक है जी, दोनों युग में क्या डिस्टेंस है? जहां भी बैठती हूँ तो ये जो प्रश्न है ये अवश्य आता है मेरे सामने। तो मैं आपको बताऊं कि सिंगिंग के क्षेत्र में मुझे 32-33 साल हो गए। तो तब ये था कि मतलब मैंने वो दौर भी देखा है कि अंत में जाके भूल जाते थे, तो दोबारा से सारी रेपिटेशन होती थी। और जितने हमारे वाद्य बजाने वाले बंधु होते थे तो वो भी अलग अलग बजाते थे। मतलब तब ये नहीं था कि एक ही साज पे आप सारे वाद्य यंत्र निकाल देंगे, तब हर चीज जो थी वो ओरिजिनल होती थी, है ना जी। और आज का युग डिजिटल है, आप एक क्लिक पे सब कुछ कर सकते हो, जैसी मर्जी आवाज हो आप टेक्निक के माध्यम से उसे ठीक कर सकते हो। तो पर फर्क सिर्फ इतना है कि आज के दौर में, जैसे मैं तो शुरू से चलती आ रही हूँ, कभी काफी तेजी से बढ़ी, फिर थोड़ा सा बीच में गैप हुआ, फिर मैंने मतलब तीनों दौर देखे हैं, 3 दशक हो गए गाते हुए। तो मैं शुरू से लेके एंड तक मैं साक्षी रही हूँ इन 32-33 सालों में। आज का दौर ये है कट पेस्ट, ठीक है जी। जैसे मैं भी अब रिकॉर्डिंग करती हूँ तो जैसे डमी भेज दो पहले थोड़ी सी गा के, तो म्यूजिक डायरेक्टर जो है वो अपने टाइम के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं, पूरा ट्रैक बना के रख देंगे, आप जाएंगे 5 मिनट में, मतलब सिंगर ठीक हो तो 5 मिनट में एक गाना तैयार करके आप लेकर आ भी सकते हैं साथ, ठीक है जी। और तब का दौर ऐसा था, पहले आप सिंगिंग करते थे, फिर उसमें कोई अगर गलती रह जाती थी तो दोबारा फिर से स्टूडियो जाना पड़ता था, फिर उसके बाद जैसे मास्टर लेने के लिए कितना टाइम लगता था, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर बैठ के पूरी खामियां देखते थे कि कहीं कोई साज कम तो नहीं रह गया। तो फिर अगर कहीं उनको कमी पेशी लगती थी तो फिर वही वाद्य यंत्र बजाने वाले दोबारा बुलवाए जाते थे। तो आज के और उस दौर में ये फर्क है। पर अगर गानों की आप बात करें तो आज चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे आजकल आपने देखा कि लाइक, कमेंट, व्यू, शेयर, इसका जमाना आ गया। पर आप ये देखिए कि ये चीजें ग्राउंड तक उतना ज्यादा नहीं पहुंच पा रही हैं। जैसे मान लो मैं ही हूं, मैं कितना फेसबुक या यूट्यूब चला सकती हूँ, घर का काम भी, महिलाएं खासकर घर का काम भी करेंगी, फिर मतलब सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए आप कितना टाइम दे सकते हैं। तो हमारा जो दौर था, तो हमने जो पहचान बनाई वो, जिसको आप हमारे कल्चर में बोल सकते हैं, चूल्हे तक घुस गए हम लोगों के, है ना। मतलब हर एक के दिल में जगह बनाई उस दौर में, चाहे बुजुर्ग थे चाहे बच्चे थे। और आज का दौर ये है कि थोड़ा सा, आपको नहीं लगता, मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसा नहीं लगता आपको कि कहीं हम उस तक ही सीमित होके रह गए हैं, नौजवान पीढ़ी तक, या बहुत ही हो गया, कोई बड़ा ही ज्यादा टाइम निकाल ले फिर भी हम, मुझे नहीं लगता कि हम बुजुर्गों तक पहुंच पा रहे हैं या वहां तक हमारी पहुंच है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जिस टारगेट को, ये जिस जहां तक हमें पहुंचना चाहिए उस चीज को हम टच नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी कमियां हैं, खामियां हैं, कुछ हमारे आर्टिस्ट, कुछ क्या ऑलमोस्ट आर्टिस्ट लाइन में ही है। और मैं अगर धरातल पर जो राइटर है हमारे, तो राइटर से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस लाइव के माध्यम से, जो लिखते हैं तो थोड़ा सा वो चीजें लिखे जो वाकई में अंदर तक है,
और हमारी संस्कृति को संजोती है, हमारी संस्कृति के साथ उसका कहीं ना कहीं अटैचमेंट है। मैं आपके लिए ये बताना चाहूंगी कि जो मेरी कैसेट निकली थी धोबन जी, तो आप मान सकते हो उसमें सिर्फ 1 या 2 गीत पुराने थे, बाकी जितने गीत थे धोबन भी वही स्टूडियो में हमने पूरी वो करी और वही गाई। और उसमें एक गीत था कट्टू तरियाए नू बच्चू तरियाई, ठीक है जी। तो वो सारे गाने लिखे हुए थे किताबों में। तो मतलब वो नई चीज मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि उसमें सिर्फ एक ही था फुल मुरांजू जो पुराना था, बाकी सारी चीजें हमने नई दी उसमें। तो मेरी जैसे सभी गायक या गायिका जो भी उभर कर आ रहे हैं तो सबसे ये गुजारिश रहेगी कि पुरानी चीजें छोड़कर थोड़ा मतलब इससे संबंधित कुछ नया भी करने की कोशिश करें कि इसी कल्चर को आप कितना घसीटते रहोगे। वो चीज है ना, कुछ नया डालने की जरूरत है। और इतनी सारी चीजें हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग हो रही हैं तो उन सबको उजागर करने का जिम्मा भी मुझे लगता है कि हम गायकों के माध्यम से, जैसे मेरा एक नंबर था देर जहर दे मारे, जी जी बिल्कुल, तो उस टाइम तो मीडिया उतना सशक्त था ही नहीं। बिल्कुल मैं वही बात करना चाहता हूँ, ना मीडिया था ना सोशल मीडिया था। मुझे लगता है चंद 1-2 अखबार थे उस टाइम। अच्छा, उस टाइम जब अखबारों में आपका नाम आने लगा स्टार्टिंग में तो अपने नाम को देखकर ये पढ़कर ये फोटो भी लगी देखिए ना, तो कैसा महसूस होता था, क्या फीलिंग आती थी उस समय? देखिए मैं हर एक अपने साक्षात्कार में सच्चाई बोलती हूँ जी। मैं छोटे से गांव से निकल कर गई, ठीक है। एक सपना था कि कुछ अच्छा करना है, क्योंकि तब लड़कियां उतनी ज्यादा मतलब ठीक है 10 कर ली लड़की ने तो बहुत ज्यादा एजुकेशन हो गई है ना जी। जी जी बिल्कुल। तो कॉलेज और बीए बीएड जिसने, उस दौर की बात कर रही हूँ, जिसने कर लिया तो वो तो भाई बहुत ही बड़ा। तो मेरा भी एक सपना था कि नहीं मतलब पढ़ाई करनी है। पहला सपना ये था कि पूरा कॉलेज में जाना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। और दूसरा सपना ये था कि जैसे अपनी संस्कृति के लिए, क्योंकि जैसे हम भी स्कूल कॉलेजेस में जैसे हमने फंक्शंस किए तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले राजस्थानी गीत बड़े चलते थे, ठीक है वो, और फिर हरियाणवी आ गया बीच में, पंजाबी तो खैर चलते ही चलते थे। तो ऐसा लगता था कि ये जो हमारा कल्चर था ना, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरे से शुरुआत हुई, जैसे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट था। तो अगर आपको याद हो तो पहले गांव में जाते थे ये कमरा बंद करके वो व्हाइट सा लगा के पर्दा लगा के उसमें वो पूरी चीजें या जो भी हमारा फोक होता था उसमें दिखाते थे। फिर हमारे सबसे पुराने गायक प्रताप चंद शर्मा जी, जिन्होंने हमें मतलब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लिए एक एवरग्रीन गाना दिया, ठंडी ठंडी हवा चूल दी। तो वो उन्होंने काफी कोशिश की, नई चीजें भी प्रताप चंद शर्मा जी ने बहुत ज्यादा गाने दिए उन्होंने नए भी। तो पर वो कहीं ना कहीं उसी दायरे तक सीमित था, ठीक है जी। तो वो चीजें ना निखर के बाहर नहीं आ रही थी। और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भी वही गाता है जहां इनको आदेश होता है, बिल्कुल ऐसे ये भी नहीं गाते हैं, है ना जी। जी बिल्कुल। तो वो मेरा शौक था कि हमारा जो कल्चर है वो ऐसे बजना चाहिए जैसे ये चीजें बजती हैं, बाकी कल्चर बजता है। तो ये सपना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने पूरा किया कैसेट्स के माध्यम से, बिल्कुल। और आज आप देख ही रहे हैं कि हमारा कल्चर कहाँ से कहाँ ऊंचाइयां छू रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। दीदी, एक लेडीज उस समय, एक लड़की, और बड़ी मानसिक सोच गांव की, जैसे आपने बताया घरेलू ग्रामीण क्षेत्र से, हम भी जानते, बिल्कुल बिल्कुल, उस परिवेश से बाहर निकल कर आए। और वो अलख जगाई आपने, जहां लड़कियों को उस समय 10 बहुत बड़ी बात होती थी, 10 भी बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत कम में, और 10वीं तक पहुंचते पहुंचते उनकी शादी हो जाती थी। बिल्कुल। आप कॉलेज तक गए, बिल्कुल आवाज को बुलंद किया, और नो डाउट कि हिमाचल में आपने लड़कियों को एक संगीत जगत में जीना सिखाया, ठीक है। तो क्या उस समय कौन ऐसी कोई बड़ी परेशानी आई हो, या कोई ऐसा पारिवारिक सपोर्ट, या अपने सगे संबंधी की यार अब लड़की क्या कर रही है, क्योंकि चीजें तो झेलनी पड़ी होंगी। दुनिया तो देखती है हंसी चेहरा आपकी उस मधुर आवाज को, लेकिन उसके पीछे संघर्ष और परेशानियां तो जरूर रही होंगी। तो मैं चाहूंगा उन परेशानियों को का चर्चा जरूर हमारे साझा जरूर कर। जी जी।
नहीं, मैं हमेशा ना सच बोलती हूँ जी। वैसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी थी, तो घर से तो मुझे कभी कोई परेशानी आई नहीं। और आपको पता होगा कि जब अपना परिवार साथ हो ना, तो बाहर की परेशानियों से बड़ी आसानी से लड़ा जा सकता है। बिल्कुल। जैसे आप देखिए कि कॉलेज टाइम में कॉलेज में छोड़ नहीं सकती थी, ठीक है जी। तो मेरी मैक्सिमम रिकॉर्डिंग्स जो है, मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको, कि जैसे डे टाइम में कॉलेज करके शाम को रिकॉर्डिंग के लिए जाना, पूरी रिकॉर्डिंग्स मेरी नाइट की हैं। और इवन के जो ये धोबन आज सुपर डुपर क्या उससे भी ऊपर है, अमर, हाँ अमर, आप बोल सकते हैं। तो आप मान सकते हैं कि दोपहर में मेरा पेपर था म्यूजिक का 2 बजे, और पिछले दिन पेपर देके मतलब कि मैं लाख मना करती रही कि मुझे पेपर देने हैं, तो वो बोलते नहीं आप कवर कर लोगे। तो शाम को हम गए हैं, वैसे तो मैंने कोई स्टूडियो नहीं छोड़ा ऑल इंडिया का, पर ये धोबन जो रिकॉर्ड हुई ये हुई पॉल स्टूडियो में पठानकोट। और ये इसलिए वहां रिकॉर्ड हुई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने आके पेपर देना था दूसरे दिन। तो रातों रात रिकॉर्डिंग हुई और सुबह 6 बजे पहुंची मैं रिकॉर्डिंग करके, 2 बजे मैंने पेपर दिया। तो मेरे सारे नंबर जो है मैक्सिमम रात के हैं। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं होता था मेरे पास दिन में। अब कॉलेज में लेक्चर शॉर्ट हो जाते थे, पर मेरा सुख ये था कि 1 टेक ओके, तो मुझे ज्यादा परेशानी होती नहीं थी कि जैसे गए तो टाइम। और उस टाइम बड़ी मजेदार बात ये है कि आजकल तो 10 मिनट में सब कुछ हो जाता है, स्टूडियो का उतना चार्जेस भी नहीं लगते हैं। उस टाइम तो मीटर घूमता था, तो प्रोड्यूसर्स की कोशिश रहती थी कि ऐसा आर्टिस्ट स्टूडियो में लेके जाओ जो 1 टेक ओके करे, 8 घंटे में शिफ्ट खत्म, स्टूडियो का खर्च भी कम होता था और बाकी चीजें भी। उस टाइम तो गाने का रिकॉर्ड करने में भी 1 दिन से ज्यादा समय लगता था, लेकिन आप बोलते कि 1 टेक में ओके, तो वो बहुत बड़ी बात है। 1 टेक ओके इसलिए होता था कि जैसे मैं कल्चर गाती थी, तो वो तो हम गांव में जैसे शादी ब्याह जो भी होते हैं तो फंक्शंस में तो सभी जाते हैं और बच्चे तो खुश होके जाते हैं, तो हम भी पीछे पीछे लगे रहते थे। तो जैसे माता श्री जहां भी जाते थे तो मैं साथ होती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था अपना कल्चर। मतलब अच्छा, जब नए नए आपने कैसेट निकाली और बसेस का सफर करते थे, दुनिया सब चेहरे को बड़ा कम जानती होनी ना जी, आवाज गूंज रही है वहां से, अपने गाने सुनने को मिल रहे हैं, लोगों से सुनने को मिलता था, तो कैसा लगता था कि यार नहीं बहुत अच्छा गाया है, क्योंकि चेहरे को बाद में लगे जानने, बिल्कुल है ना, लेकिन आवाज, अपनी आवाज सुननी, लोगों का वो फीडबैक आना, तो क्या प्रतिक्रिया रहती थी? मैं आपको एक बात बताऊं जी, कि जैसे बड़ी छोटी उम्र में मैं बड़े उसमें जिसको बोल सकते हैं आपकी प्रसिद्धि में फंस गई, बिल्कुल, ठीक है। जो टाइम होता है कि जैसे मौज मस्ती करने का टाइम होता है ना, कि मैंने इतनी छोटी उम्र में गाना शुरू कर दिया। कैसेट सिंगिंग भी फर्स्ट ईयर में क्या होता है, कितनी उम्र हो सकती है ना जी। तो क्या हुआ कि फिर मुझे ना ऐसे लगने लगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में तो लगभग जैसे जैसे आइडियल मानते हैं ना आप किसी को, तो मोस्टली लोग जैसे आइडियल मानने लगे। तो फिर ऐसा लगा कि मतलब कि थोड़ा सा अच्छा, मोस्टली ये बात आएगी कि आइडल मानते हैं। हाँ जी। आप सबकी गायकी में सबको आपकी गायकी में रस आता है, मजा आता है ना? नहीं आता है इसमें भी माँ सरस्वती की देन होगी, पता नहीं मुझे। आपको किसकी गायकी में रस आता है? आप किसको ज्यादा सुनते हैं? मैं आपको बात बताऊं, मुझे पब्लिक रिलेशन में नसीम वाला दीदी होते थे, जी जी, अब तो शायद रिटायर्ड। मैं आज भी आपको बताऊं, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वो जो गाते हैं ना, तो मैं उनसे प्रभावित हूँ कि मुझे उनकी गायकी ना बड़ी अच्छी लगती है। और जैसे मैं रेडियो में भी अनाउंसर हूँ, धर्मशाला रेडियो से मुझे आज 27 साल हो गए। तो मैं जब भी मेरी ड्यूटी होती है, मतलब रियल फोक जो झलकता है ना जी, वो उनकी आवाज में, तो मैं उनको सुनती हूँ सबसे ज्यादा। और एक मेल सिंगर है कोई राकेश कुमार जी, अच्छा, मैंने उनको देखा नहीं कभी भी, पर वो जब गाते हैं तो मतलब इतना दम है उनकी आवाज में कि चलता आदमी रुक सकता है। अच्छा जी, आपके इतना बिजी शेड्यूल है, परिवार भी देखना, बच्चे भी देखने, ड्यूटी भी देखनी, रियाज का समय कब होता है? मैं रियाज नहीं करती। अच्छा, रियाज नहीं करती, अच्छा जी, क्योंकि जो कुछ गॉड गिफ्ट है। मैं अपनी लाइफ में देखा है कि जिस चीज के लिए मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगी ना, वो मुझे कभी नहीं मिलेगी। और अगर मैं मान लो कि
मान लिया कि मेरा कहीं स्टेज शो है और मैं बहुत प्रैक्टिस करके गई कि मैंने आज ये गीत गा ही देना है जी। तो मैं हमेशा फ्लॉप रही। अच्छा। तो रियाज तो मैंने जिंदगी में कभी किया नहीं, पर ये है कि जैसे अपने घर में होते हैं तो अपने घर में ऐसे जैसे मस्ती में गाते हैं वैसे मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। चलो दीदी बातें बड़ी हो गई, आइए आपके उस अमर गीत से ही हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं जो आपका अमर गीत है धोबन। और मुझे नहीं लगता कि उस गीत ने आपको नाम दिया, लेकिन प्रोड्यूसर और उन्होंने तो मुझे मोटे वाले छापे जो सच्चाई है। हाँ। तो प्लीज उस गीत को हमारे दर्शकों के लिए जरूर। काला कगरा से आए के हो से आए के हो तो बण पानी जोगे मैं तेरी सो हो तो बण पानी जोगे मत जांदी तो बनी तू मेरी हो आय हाय मेरी हो तू राजे आंदा डेरा है मैं तेरी सो हो तू राजे आंदा डेरा है तो बड़ी कड़ा सिर चुकिया हो आय हाय चुकिया हो तो बण पानी जोगे मैं तेरी सो हो तो बण पानी जोगे पहलिया पौड़िया उतरी हो आय हाय उतरी हो राजे गिटुए दी मारी है मैं तेरी सो हो राजे गिटुए दी मारी है दूजिया पौड़िया उतरी हो आय हाय उतरी हो राजे बाफड़ लिए मैं तेरी सो हो राजे बाफड़ लिए छड़ी दिया राजिया बाई जो हो आय हाय बाई जो हो मेरी जात कमीनी है मैं तेरी सो हो मेरी जात कमीनी है मैं तेरी सो हो मेरी जात कमीनी। क्या बात, क्लैपिंग मैं ही करता हूँ, दर्शक जितने जुड़े क्लैप जरूर करें। और मैं साथ में कमेंट लेना चाहूंगा जी। आ रहे हैं, एक तो फरमाइश है रुल्ला दी कुल, जरूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। बहुत बढ़िया गाने गाते हैं वर्षा कटोच जी, बिल्कुल जी। कमल धमीजा जी जुड़े हैं, आदरणीय सर जी सादर प्रणाम। और पंकु कांगड़ी जी, इनके द्वारा बहुत ही अच्छे गाने गाए हैं और हिमाचल की संस्कृति में जिला कांगड़ा को एक अलग सी पहचान इनके द्वारा दिलवाई गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। कमल सरोज जी हिमाचली संगीत, पहली नजर का एक बहुत अच्छा प्रयास है। होनहार कलाकारों को उनके द्वारा उनके दौर में संगीत के प्रति प्रयास किए थे, उन प्रयासों को जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे। शुक्रिया कमल भाई जी। पदम व्यास जी, आपके गाने संस्कृति की झलक है। पदम व्यास जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपके हर अमूल्य कमेंट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं। गोरा जी, पंकज जी, ठाकुर जी, बहुत बढ़िया। जोनी कमल जी, जोनी किया, बिल्कुल जी। धोबन में उन्हीं ने रोल किया था, जोनी भाई नहीं। पदम व्यासी, ग्रेट पर्सनैलिटी। वर्षा जी, प्राउड ऑफ कांगड़ा। जेएमसी कैसेट का योगदान रहा है, उनका भी जिक्र करो जी। बिल्कुल सर, करेंगे संजय कासला जी, लेकिन वो धीरे धीरे आएंगे हम उसके ऊपर। वो बड़ी बाद में आए थे तो जिक्र थोड़ा बाद में होगा। जिक्र होगा, अभी प्रश्न है वैसे, लेकिन चलेंगे बिल्कुल। दीदी फरमाइश आई है और मेरी धर्म पत्नी की फरमाइश है, रुल्ला दी कुल सुना दो। अगर नहीं करवाई फरमाइश तो खाने को नहीं मिलेगा। खाने को नहीं मिलेगा जी। सुते जे राणे ओ राती सुपना जे होया, सुते जे राणे ओ राती
सुपना जे होया रुल्ला दिया कुल्ला वो जातरा जाई वो रिया लिखिया परवाना वो सोरे नुआ जो भेजिया लिखिया परवाना वो सोरे नुआ जो भेजिया रुल्ला दिया कुल्ला वो जातरा जाई वो रिया दिए दिया लोई वो गोरिया कागद पड़िया दिए दिया लोई वो गोरिया कागद पड़िया नैना ते छम छम रोई वो रिए अजमत जांदी वो मेरी जेठिए तिए मंगलवार वेरी करड़ा हुंदा अजमत जांदी वो मेरी जेठिए तिए मंगलवार वेरी करड़ा हुंदा ससूदा लिखिया जे हुंदा हुण मोड़ी भेज दी सोरे दा लिखिया वो खिया मोड़ना ससूदा लिखिया जे हुंदा हुण मोड़ी भेज दी सोरे दा लिखिया वो खिया मोड़ना चारा कहारा ने डोला जे पीड़िया नैना ते छम छम रोई मोरे नैना ते छम छम रोई मोरे नैना ते छम छम रोई मोरे आपने तो वो सिचुएशन पैदा कर दिया कि बंदे के मैं होस्ट हूँ और बहुत कम हमें हमारी आंखों में ऐसी आंसू छलकते हैं या ऐसे ये बनता है। आपकी आवाज में सच में दीदी वो जादू है, वो मिठास है और वो चीज है कि जो ना भी सुनता हो, खैर हम तो इस लाइन से जुड़े हैं, जो ना भी सुनता ना उसको भी अंदर से हिला देगी, वो भी मतलब ये होगा। इस लाइन में दीदी जब से आपका सफर शुरू हुआ कितने लोग थे जो आपके साथ चले थे और कितने अब तक टिके हैं? क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव देखे आपने, 3 दशक बहुत ज्यादा होते हैं ना। अब तो माहौल चौथे दशक में, अब तो माहौल ये है कि आज के महीने आए, कल के महीने हिट हुए और मार्च के महीने में गायब हो गए। तो कौन कौन कलाकार थे जो आपके साथ चले, कितने थे? आपकी इस बात पे ना एक कहावत बोलती हूँ जी, जैसे हमारे कांगड़ा में बड़ी प्रसिद्ध है कि आज प्रोणा जी कल पछा कहने त्रिये दिने करे हो जाता लगता अच्छा ठीक है। तो आज का जो दौर है गानों के लिए वो वैसा हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे सफर में सिर्फ जैसे मेरे साथी निशा हिमाचली जी, ठीक है, तो उन्होंने एक ही कैसेट में मेरे साथ सिंगिंग करी और फिर उसके बाद शादी हो गई तो परिस्थितियां चेंज हो गई। फिर उसके बाद वो जैसे अलग से हो गए। फिर उसके बाद दौर आया जैसे एक मेरी कैसेट थी उसमें जैसे हमारे करनैल भाई हैं जी, तो मतलब वैसे तो करनैल भाई जी मतलब पहले से गाते थे और बहुत अच्छे सिंगर थे, पर जैसे इसकी बात करूं कैसेट लाइन की बात करूं तो उसके बाद मेरी कैसेट में जैसे रुल कुल जो थी जी, तो उस मतलब मेरी कैसेट में इनका एक गीत था तो मेरे साथ सिर्फ 2 लोग जुड़े।
तो निशा ही मतलब सपैया जो थी वो तो स्टार्टिंग में ही छोड़ गई मेरे को ना। तो उसके बाद फिर मैंने अकेले गाना शुरू किया। तो जेएमसी जब मैंने स्टार्ट करी थी। हाँ, कायस्था सर अब आया है जेएमसी का नाम। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिमाचल की तो कम से कम ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिसमें मैंने गाया नहीं। तो ये जो कंपनीज थी ये थोड़ा कांगड़ा से बाहर की थी। तो फिर वही बात आ जाती है कि मुझे ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ के लोग भी अच्छा कर सकते हैं कांगड़ा के। तो आशु भाई जी से जब मैं पहली बार मिली थी, पारिवारिक संबंध तो पहले से ही थे। तो मैंने आशु भैया को बोला कि आप तो जैसे इनकी अपनी दुकान मतलब अपना बिजनेस था इनका, तो मैंने बोला कि आप क्यों नहीं स्टार्ट करते, आप सबकी कैसेट्स बेचते भी हैं, दुकान में रखी होती थी, मतलब बड़ी मानी हुई दुकान थी इनकी। जी जी बिल्कुल, आशु भाई की। हाँ, आशु भाई की आज भी ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स पॉपुलर है। हाँ, पॉपुलर है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि जेएमसी कंपनी की बात करूं हिमाचल के सैकड़ों कलाकारों को जेएमसी कंपनी ने जो है वो मंच दिया है, एक नाम दिया है, आगे लक अपना है, मेहनत अपनी है, लेकिन जेएमसी कंपनी ने बहुत से कलाकारों को संजोया है और उनके पीछे हमारे आशु भाई जी का बहुत सहयोग है। और उसके जेएमसी कंपनी में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने ना गवा रहे हैं और साथ में उसके निर्देशक जो हमारे सुरेंद्र पनियारी जी हैं आदरणीय, तो उनका भी जितना कहूंगा शब्द कम रहेंगे कि बहुत ज्यादा उनकी मेहनत और प्रयास है हिमाचल के संवर्धन को, संस्कृति को और हिमाचल को। मैं जमानाबाद से, तो जमानाबाद को एक समय में सुरेंद्र पनियारी जी ने मतलब फिल्म इंडस्ट्री के नाम से बना दिया था। वहां पे हर शूटिंग जेएमसी कंपनी की हो, टीसीएस कंपनी की हो, कोई भी कंपनी आए तो वो हमारे जमानाबाद से होके गुजरती थी इनकी। पर यहाँ मैं आपकी बात रोकना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि जीएमसी ने बहुत सारे अच्छे गायिकाएं दी हैं मतलब हमारे हिमाचल को, पर जेएमसी को मोटिवेट मतलब इस उसमें लाइन में उतारने का जो काम किया वो आशु भाई जी से पूछना। आशु भैया बोलते थे नहीं 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 ऐसा नहीं। मैंने बोला नहीं भैया, आप मतलब आप बहुत मेहनत करते हैं तो आप अपनी कंपनी कीजिए कि हम जैसे बाहर जाते हैं गाना गाने के लिए तो हमारा भी शौक है कि हमारे कांगड़ा के कोई हो तो उनकी भी अपनी कंपनी हो। तो मैं ये नहीं बोलती, पर ये है कि शुरुआत जो हुई उनकी कंपनी से, तो भैया बोलते थे कि कौन गाएगा। मैंने बोला पहली सिंगर मैं हूँ, मैं गाऊंगी आपके साथ, आपकी कंपनी के साथ। तो आशु भैया की कंपनी से मैंने भजन, उस दौर में भजन कोई नहीं गाता था। अनूप जलोटा जी सुनते थे लोग और हरिओम शरण जी सुनते थे और पहाड़ी में उतना ज्यादा नहीं था। तो भजन की शुरुआत भी कहीं ना कहीं मेरे से हुई कैसेट लाइन में, और वो भी मैंने जेएमसी से की क्योंकि भैया माँ ब्रजेश्वरी और जयंती माता को बहुत मानते थे। तो मैंने बोला कि हम भजन से ही शुरुआत करेंगे कंपनी की। तो बहुत सारे नंबर मैंने निकाले थे, जैसे माँ तेरा कांगड़ा शहर चंगा, फिर ज्वाला जी पर, फिर चामुंडा माता जी पर, मतलब बहुत सारे नंबर जो हैं। फिर तो जैसे और गुड लक मेरा ये था कि जितने भी नंबर गाए सारे सुपर डुपर हिट थे इनकी कंपनी। वो तो कोई नहीं। मैं कमेंट्स लेना चाहूंगा साथ साथ में बिल्कुल कि अंशुल कौंडल जी हिडन टैलेंट्स, बिल्कुल। सुनील सिंह जी, वर्षा जी, आप तो हिमाचल की शान है। राकेश कथुरिया सर हिमाचल की शान। और अब मैं आपको रोकना चाहूंगी, अगर आपने राकेश कथुरिया जी का नाम लिया तो ये मेरे माननीय सम्माननीय बड़े भाई हैं जी। और मेरी प्रमोशन में राकेश कथुरिया भैया का मतलब इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रही हैं। और जैसे होता है कि इन्होंने मुझे प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि इन्होंने मेरी सफलता में कथुरिया भाई जी का बहुत बड़ा योगदान है और इनका आशीर्वाद भी हमेशा मेरे साथ रहा। इनका मैं तहे दिल से आभार और धन्यवाद करना चाहूंगी। कथुरिया सर, लाइव के माध्यम से आप ये शब्दावली सुन रहे हैं और वर्षा दीदी ने आपके लिए जो अमूल्य बहुमूल्य जो शब्द कहे हैं, तो आपके लिए जो आपकी मेहनत है बाकी स्वीकार करें हाँ। और आपने बाकी हम जैसे नाचीजों पर अपनी कृपा बनाई है। ठीक है। और दीदी हमारे राजीव गुप्ता जी हैं, फरमाइश करें कोई विवाह गीत जिनके लिए अक्सर जाने जाते हैं आप, कि विवाह गीत जरूर सुनाएं। बिल्कुल। विवाह गीत बहुत सारे होते हैं, अब मेरे पास तो है भंडार।
नहीं, कोई भी जो आपका मनपसंद तो सारे ही हैं, लेकिन जो आपको अच्छा लगे। नीत उठ माए रानी तड़के, घोड़िया जो बाहर बनिया। नीत उठ माई रानी तड़के, घोड़िया जो बाहर बनिया। ईसा कोड़िया जो दाना पाना, बावे ने बराती जाना। अज बावे ने बराती जाना, पुतरे जो बेआई ल्योना। अज बावे ने बराती जाना, पुतरे जो बेआई ल्योना। नीत उठ चाची रानी तड़के, घोड़िया जो बाहर बनिया। ईसा कोड़िया जो दाना पाया, चाची ने बराती जाना। अज चाची ने बराती जाना, भतीजे जो भी आई ल्योना। एक बात मैं कहना चाहूंगी, मेरे जितना भी मैंने कल्चर गाया है वो हमारी संस्कृति को मतलब उससे संबंधित है। आज का दौर जो है वो कारों का हो गया, लंबी लंबी कारें आती हैं, ऐसे लगती हैं दूल्हा कार में बैठता है चला जाता है। पुराना क्या, अभी भी गांव में आप जाइए तो हमारी संस्कृति अभी भी गांव में जिंदा है कि घोड़ी पे बिठाया जाता था, सुखपाल और घोड़ी। ठीक है, जैसे और उसको उठाने वाले जो होते थे, 4 लोग जो होते थे, वो जैसे दुल्हन के भाई, वो दूल्हे को उठा के और वो जो है जहां तक उनका मतलब उनकी गाड़ी खड़ी होती थी वहां तक लेके जाते थे, और ये शुभ शगुन माना जाता था कि सुखपाल में उसको सुखपाल बोलते थे। और घोड़ी पे भी बिठाया जाता था, तो उसको पूरा सजाया संवारा जाता था, रात को उसको बांध दिया जाता था। तो ये जितने भी गीत हैं ये उससे संबंधित हैं। आज कल की जो जनरेशन है उन्होंने शायद ही ये देखा होगा कि हाँ सुखपाल भी कोई चीज होती है, क्योंकि गाड़ियां लगी होती हैं लंबी लंबी और फटाक से आप दरवाजा खोलते हैं। 90% तो दीदी दूल्हा दुल्हन पैदल ही चले वो सुख देखा ही नहीं उन्होंने ना। हाँ, जो एक अजीब सी अनुभूति होती थी बिल्कुल सुखपाल में बैठने की, हाँ, घोड़ी में बैठने की। और इससे कई हमारी परंपराएं जुड़ी है ना। बिल्कुल। जैसे बोलते थे कि खाली जब वापिस आते हैं दूल्हा उतर जाएगा वापिस लाएंगे तो खाली नहीं लेके आते हैं, ठीक है, किसी न किसी को बिठा के लाते हैं। और कई बार ये भी बुजुर्ग हमारे बोलते थे कि जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको बिठा दो इसमें, है ना जी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, वो हमारी रीत थी, रिवाज थे, और कहीं ना कहीं उसमें तथ्य पे प्रमाणित थी वो चीज ना, उसमें कोई वो नहीं था। हाँ। अच्छा दीदी, इसमें ये चीज क्या आप चाहते हैं कि आपके गानों को एक बार से फिर से सजाया जाए, संवारा जाए, ताकि हमारी जो संस्कृति है वो जीवंत रहे, वो नई जनरेशन तक पहुंचे? आपकी है कोई ऐसी धारणा? बिल्कुल, संस्कृति मतलब अगर इसको नहीं ऐसा अगर हम दिमाग में रखेंगे तो आने वाले टाइम में कहाँ, आप देख रहे हैं कि डीजे कितना प्रभावित कर रहा है आज संस्कृति को। आप चाहे ब्याह शादियों की बात कर लो, अब तो हर चीज में ही डीजे घुस गया, हर चीज में, ठीक है। और मुझे ये समझ नहीं आती, पहले जो दौर था कि अंदर महिलाएं बैठती थी, मतलब कि अपनी संस्कृति खुद ही गा बजा कर। अच्छा दीदी, पहाड़ी जो बोल रहे हैं सब जरा गाली गाते हैं तो जनानी दे नाम लिया बरात आई होनी, बाहर खाना खा दी, बिल्कुल अंदर जनानी बैठना, दूल्हे भी गाली, रिश्तेदार है भी अंदर बैठना कने, फिर पता ना लगे भी गा दा कौन है, गालियां है ना, लुकी के गालियां, पर वे ढिड भरी देने, ढिड भरी ते एक गाल जरूर मारे दसका बस। हो जी जारिन मसरां दी दाल मसाला मैं दिनिया,
हो जी जारिन मसरा दी दाल मसाला मैं दिनिया, हो जी जारिन मसरा दी दाल मसाला मैं दिनिया, हो जी जाकर माऊ दादान पियो साड़ा मैं दिनिया, हो जी जाकर माऊ दादान पियो साड़ा मैं दिनिया, पुण्य कीता दान कीता चोटड़ू मण साई दीता, चार चोबर नाल कीते जा कम जाती चली जा, हो जी जारिन मसरा दी दाल मसाला मैं दिनिया, सैले सैले मुंगरे पठान कोटो आए ने, सैले सैले मुंगरे पठान कोटो आए ने, लाड़ा पुछदा चाची अजो परोणे कुण आए ने, चुप कर बच्चा मेरिया तेरे नौए बाबुल आए ने, एक ना दूंदी गल मत करदा 80-90 आए ने, तेरे डरे दिया मारिया मैं कगरिया हेठ लकाए ने, सैले सैले मुंगरे पठान कोटो आए ने। क्या बात है, बहुत मजा। मैं दर्शकों से जानना चाहता हूँ भाई, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और हमारे कैमरे के पीछे जितनी हमारी टीम बैठी है बहुत मजा ले रही है। तो क्या दोस्तों आपको भी मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो आज एक शेयर, एक लाइक और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट वर्षा दीदी के नाम, हमारे नाम नहीं, हमारे नाम तो हजारों आते हैं आपके कमेंट, लेकिन वर्षा दीदी के नाम। दीदी आने वाले आपके प्रोजेक्ट कौन कौन से, क्योंकि पुराना दौर तो अब बहुत बखूबी जिस पर आपका राज है, और ये जो सिक्का है, हाँ जी मैं दावे से कह सकता हूँ इस लाइव के माध्यम से, इस को कोई तोड़ ही नहीं सकता। अरे so nice of you, thank you, इसमें कोई वो नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे पहले क्या होता था कि मेरा नाम सर्च करते हैं सारे, जैसे अभी हाल ही में एक फंक्शन में मैं गई थी तो छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आई और मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैम हम तो आपके गाने ना ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, तो उन पे हम ना डांस करते हैं और पुराने जो आप गीत गाए हैं तो जैसे हम सीखते हैं घर में बैठ के। तो उसमें मैंने एक ड्रॉबैक देखी कि जितनी भी कंपनीज में मैंने गाया है तो लोग जैसे मेरा नाम डालते हैं वर्षा कटोच, तो वो फिर कहीं ना कहीं फायदा वहां जाता गया। तो अभी मैंने कोशिश करी है कि रिसेंट मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया वर्षा कटोच ऑफिशियल करके, तो मैंने कुछ अपनी क्लिपिंग्स उसमें डाली है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने चेक करने के लिए एक विदाई गीत डाला था और उसमें कोई प्रोफेशनली कोई वो नहीं था कि कोई वीडियो उतना ज्यादा वो नहीं था, सिर्फ मेरी आवाज थी। आप मान सकते हैं 2 लाख 4 महीनों में 2 लाख लोगों ने उसको पसंद किया। तो मैं जैसे दोबारा इस लाइन में कोशिश करूंगी, तो मैंने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि आप नाच गा के ही संस्कृति को अपनी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर हमारी संस्कृति में इतना दम है कि आप ऐसे गा के भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दीदी आपके साथ स्टार्टिंग में बहुत सी कंपनी ने काम किया और बहुत सी कंपनियों को आपने भी गाइड किया, कंपनी आज वो अच्छा नाम है। तो उन कंपनियों के मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के सामने जरूर नाम रखिएगा ताकि पता चले कि वो कंपनियों ने किन किन कलाकारों को क्या क्या वो किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ एक कंपनीज के नाम ही मुझे याद है जी। और कुछ एक तो मैं भूल ही गई हूँ। एक थी मेरी पहली कैसेट जो आई वो आई MCCI माता चिंतपूर्णी कैसेट इंडस्ट्री। उसके बाद धोबन आई नगमा में, मतलब नगमा में मेरे बहुत सारे नंबर आए और सभी सुपर डुपर हिट रहे। और फिर जब वो मतलब कि उन्होंने उनकी तबीयत फिर जो थे हमारे प्रोड्यूसर अशोक कुमार जी, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी तबीयत जब ठीक नहीं रहने लगी तो उन्होंने अपने सारे नंबर जितने भी मेरे गाए हुए थे वो टी सीरीज को बेच दिए। ठीक है, पहले ये दौर होता था कि नंबर आए, पहले खुद कमा लिया खूब सारा
और फिर वो नंबर जो थे वो आगे चले जाते थे टी सीरीज को, ठीक है जी। तो वो सारे नंबर फिर टी सीरीज में आ गए। फिर उसके बाद एसजेसी कंपनी में गाया, वो पंजाब की कंपनी थी, पर वहां भी मैंने अपना कल्चर गाया। उसके बाद एक पीआरआई कंपनी थी, उन्होंने भी कुछ एक नंबर निकाले, उन्होंने भी आगे नंबर बेच दिए। फिर जो कंपनीज नंबर बेच देती थी आगे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। तो इस करके मैंने फिर कंटिन्यूटी में मैंने फिर लास्ट में गया जीएमसी के साथ। और बीच बीच में कई कंपनीज जो एक एक दो नंबर निकालती थी, वो तो मैं भूल ही गई, वो नहीं मेरे को नाम याद है। पर जो सुपर डुपर हिट नंबर्स वाली कंपनियां थी, वो मैंने आपको बता दी। फरमाइशें आ रही है साथ साथ में जी। एक हमारे सौरभ शर्मा जी है ज्वाला जी से, हमारे बिल्कुल छोटा भाई है मेरा, हमारा। तो वो बोल रहा है कि दीदी को मेरा नमस्कार बोल देना, प्रणाम बोल। आपको भी, आपको भी। और कैलाश वर्मा जी फरमाइश रखे हैं धोबन में, आई थिंक धोबन हो चुकी। वर्मा जी बाद में सुन लेना। और पद्म व्यास जी फॉरेन से जुड़े हैं, बिल्कुल, और हमारी संस्कृति को संजोने में बहुत ज्यादा इनका सहयोग रहता है, बहुत मेहनत जुड़ती हूँ मैं इनके साथ, जुड़ते हैं बहुत ज्यादा। मैं तो सल्यूट करता हूँ पद्म व्यास सर आपको। और इन्होंने फरमाइश की कि कोई दामादा गीत सुनाई दिया। दामादा गीत ताड़ू मते हाड़ा कल्चर इतना इतना बहुत सारा है, तब मुझे समझ नहीं आती मैं कुण दिया गा ने कुण दिया छड्डा। चलो इधर ही फरमाइश रख दिया। मतलब जैसे गाली कि सुहाग तमच तमता कुछ गाया जाता ना हुण। पद्म सर कुण दिया तुहां सुनना चॉइस दसा ना कि कुड़िया दी तामा दा है, कि मुंडुए दा मन, क्योंकि कुड़िया ही ताम लगदी ता विदाई गीत चली पोंदे, विदाई गीत सुना दी कने मुंडुए ताम लगदी ता चमाकड़ा टाइप पाई दे अंदर नचन गाना वाला हुंदा, कने बाहर सारे। चलो जमाकड़ा सुनाई दिया। जमाकड़ा तो तुम्हारा फेवरेट है, सहता वाला। क्योंकि जो मेरी पहली कैसेट आई थी वो थी ब्याह गीत। हाँ जी। झमाकड़ा वे झमाकड़ा बोलदा नचने जो, नचाने जो ले जाने जो, नहीं बसने जो नहीं रहने जो, झमाकड़ा वे कुड़िया दिए माओ तेरा मन बोलदा, मेरा मन बोलदा नचने जो, नचाने जो ले जाने जो, नहीं बसने जो नहीं रहने जो, झमाकड़ा वे नानू गोरे आया वे झमाकड़िया झमाकड़िया, नानू गोरे आया वे झमाकड़िया झमाकड़े, इन थिया जो शर्म नाई वे झमाकड़िया झमाकड़िया, इन कगरिया हेठ लुकाया वे झमाकड़िया झमाकड़िया। इसमें एक बात बताना चाहूंगी, जब हम ये सारी गालियां गुलियां दे लेते हैं, मतलब दो पक्ष जब डांस कर रहे होते हैं, जैसे माई के पक्ष वाले भी और दूसरे पक्ष वाले भी, तो फिर क्या होता है जब हम सारा कुछ बोल लेते हैं उनको, उसके बाद हम एक गीत गाते हैं। असा कालू गाइया गाली साड़ी धर्म कथा जी धर्मे दिया बेला, साड़ी धर्म कथा। वो तेरे बब्बे सो तेरे दादू सो पड़ दादू सो लकड़ दादू सो, असा कालू गाइया गाड़ी साड़ी धर्म कथा जी धर्मे दिया बेला, साड़ी धर्म कथा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और मतलब ऐसा ना बहुत समय हो गया और अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कितना और सुनता, जितना कर रहे हैं कि उतना सुनते जाए। मैं दीदी आपके लिए चलना है, बड़े दिनों से सोच रहा था कि जब आप आएंगे तो आपके लिए एक शेर जरूर कहूंगा। वेरी नाइस। ठीक है कि इरशाद कि अपने दर्द को हम गाने लग गए हैं, लेकिन गाने में हमको जमाने लग गए। क्या बात। ये तो किसी की दुआओं का असर है जो हम मुस्कुराने लग गए हैं, लाए थे जिन्हें हम कभी घर से निकाल के,
इन शब्दों पे ध्यान देना जरा। बिल्कुल बिल्कुल। लाए थे जिन्हें हम कभी घर से निकाल के, आज वही हमें रास्ते बताने लग गए। क्या बात है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे जी। इस सारे दौर में सारे उतार चढ़ाव, बहुत फेर बदल देखिए आपने। हाँ जी। सरकार से किस तरह की उम्मीद है अब मेन मुद्दे पे? बिल्कुल। और बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, इसको धीमे से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जहां कलाकारों ने मेहनत की है, मुझे लगता है कि वहां तक नहीं पहुंच पाए या वहां तक वो चीजें नहीं मिली। तो क्या उम्मीद रखते हैं, या आने वाले समय में क्या चीजें करनी चाहिए? बड़े स्पष्ट शब्दों तो में कहूं कि ये हमारी सरकार भी हमारी इस लाइव को देखेगी या देखती है, इसमें कोई वो नहीं। ऐसा है कि इस चीज में ना बड़ा आजकल बड़ा ही कंट्रोवर्सी चली हुई है जी। पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करती हूँ कि मैंने जब से गाना शुरू किया उस दौर में मतलब कि महिला गायक बहुत कम प्रोफेशनल होती थी, तो मैं प्रोफेशनल भी रही हूँ, मतलब उस दौर में भी और आज के दौर में भी। तो मैंने ये देखा कि उतना ज्यादा सरकार की तरफ से मुझे, मेरे पक्ष में मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे तो कहीं सपोर्ट नहीं मिला, कहीं भी नहीं। और अगर मतलब ऐसे इक्का दुक्का जैसे ऐसे जिग जैग वे से, लेकिन वो गिनती में नहीं आता है, वो गिनती में नहीं आता। और इसमें मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगी, और मैं शुरू से हर साक्षात्कार में मैं उठाती रही हूँ कि जहां हमारा प्रशासन बाहर के कलाकारों को इतना ज्यादा मान सम्मान, तो चलो कलाकारों को मिलना ही चाहिए, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे हिमाचली कल्चर में कहाँ कमी है। आप बताओ ना, आप जिन कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं, पहले तो चलो थोड़े बहुत जो माननीय सम्माननीय पंजाबी कलाकार या कहीं का भी कलाकार आता था तो स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, और जो जनता होती थी वो बड़े अच्छे से सुनती थी और एक मैसेज आता था उनकी गायकी में। रिसेंट आज का दौर आप देखिए, गायक चाहे आप जितना मर्जी बड़ा गायक बुला लो, क्या परोस रहे हैं मंच पर, ये तो प्रशासन को देखना चाहिए कि उस चीज का असर क्या हो रहा है, क्योंकि मेले जो होते हैं हमारी संस्कृति का, सभ्यता का प्रतीक होते हैं, ठीक है जी। तो उसमें वो चीजें जानी चाहिए जो नौजवानों को सही दिशा दें। और इसके आगे मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंसेस जब चलती हैं आजकल तो सब कुछ लाइव हो रहा है, तो आप देखते हैं कि वो लोग भी माइक ऐसे ऐसे ऑडियंस के आगे करके क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या पूछते हैं, ठीक है जी। तो मेरा ये अपना प्रश्न है, कई बार मैं चिंतन करती हूँ कि क्या हमारे हिमाचली कलाकारों में या हमारी संस्कृति में आपको वो दम नहीं नजर आता? आप जहां 35 लाख 25 लाख 50 लाख 75 लाख तक भी यहां से गायक कलाकार लेके गए हैं बाहर के, आप अपने कलाकारों को, हिमाचल के कलाकारों को, मैं नहीं बोलती कि आप हमें दीजिए, मैं ये बोल रही हूं कि हिमाचल का कोई भी कलाकार जब आप बुलाते हैं, इंडिविजुअल की बात कर रही हूं, आप एक बार किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट को 2 लाख दे दो, ऐसे दिल पे हाथ रख के 2 लाख दीजिए और बोलिए कि आपने ये ऑडियंस संभालनी है। 10 बजे तो कार्यक्रम खत्म हो जाता है, आप 1 घंटा 2 घंटे जितना आपकी डिमांड है आप दीजिए एक कलाकार को, और बहुत मत दीजिए। हमारे कलाकार तो इतने मतलब वो हैं, खुश दिल हैं कि आप अगर 1 लाख भी दे देंगे ना, वो पूरा समा बांध के रखेंगे, ठीक है। तो आप दे के तो देखिए 2 या 3 या 5 लाख दे देंगे। मैं बोलती हूँ कि अपनी संस्कृति को इतना सजा संवार कर वो प्रस्तुत करेंगे कि लोगों को हिलने नहीं देंगे, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हमारे लिए जब बात आती है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही, हमारी जब बात आती है तो बजट सबसे बड़ा मुद्दा उठता है। मैं रिसेंट बात कर रही हूँ, अभी की रिसेंट पिछले दौर की, पिछले वर्ष की बात कर रही हूँ, जितने भी मेले हुए हैं, तो उसमें जब भी हम लोग बोलते हैं कि आपका बजट क्या है, तो बोलते हैं
बजट तो बहुत कम है और हमारी फीस क्या है, बहुत ही मतलब बड़ी, मतलब हार्ड कोर किसी की अप्रोच गई होगी मिनिस्ट्री लेवल पे तो 20 या 30,000 और आम जो है वो 10,000 पे समेट देते हैं। तो मुझे बताइए भी उस 10,000 में जब, और फिर बोलते हैं क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी कहाँ से अच्छी आएगी? अभी कलाकार स्टेज पे चढ़ता है और पीछे से हाथ ऐसे ऐसे चलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे मंच की, बोलने शुरू हो जाते हैं, टाइम कम है, टाइम का ध्यान रखना, टाइम कम है, टाइम का ध्यान रखना। आप अपनी संस्कृति के लिए कहीं खड़े नहीं हो रहे हैं, तो फिर ठीक है, तो फिर हम लोग भी वही है कि ठीक है, पहाड़िए से बोल दे जितना गुड़ पाना तितना ही तो मीठा होना। बिल्कुल जी, ये बात जो वर्षा, मैं स्पष्ट बोलती हूँ और मैं प्रशासन का जो भी है आप मेरे सामने भी बिठा सकते हैं, क्योंकि मैंने 33 सालों का दौर देखा और प्रोफेशनली देखा। ठीक है जी। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब यहाँ समर फेस्टिवल्स होते थे तब कलाकारों का बड़ा मान सम्मान होता था और तब कलाकारों को खुद बुलाया जाता था। आज के दौर में सिर्फ प्रशासन क्या देख रहा है, जो मेरी जजमेंट है, ठीक है, मैंने ये ऑब्जर्व किया 2-3 सालों से, सिर्फ यूट्यूब खोल रहे हैं, वहां से उठाएंगे लाइक कमेंट शेयर। जिन कलाकारों ने पीछे से इतनी मेहनत की है उनके लिए चाहे वो ऑडिशन रख देंगे। बस ये बात मेरा प्रश्न था कि अब पुराने जैसे आप लीजेंड है सारे, और हिमाचल के कलाकारों के लिए बड़ी शर्मनाक की बात आती है कि मेला है, कोई भी जिला स्तरीय हो, राज्य स्तरीय, अंतरराष्ट्रीय जो भी हो, ऑडिशन दी। अब किस एंगल से आप जैसे लीजेंड कलाकार सोचते भी, मैं पता नहीं कौन घर में बैठ के ये प्लानिंग करता है, क्यों करते हैं, और वही आ गया ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। नहीं, मेरा तो ये है कि मैं देखो ना, मैंने कोई किसी से वो थोड़ी ना लिया है, मैं तो जो सच्चाई है वो रखती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी किसी से प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई थी, मैंने बोला कि ठीक है, अगर आप बजट नहीं दे सकते तो कम से कम जो इतने संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे, आप प्राइम टाइम तो दे सकते हैं। एक समय ऐसा था, मैं आपको बताऊं, स्टेज का जो मेरा अपना तजुर्बा है, एक टाइम ऐसा था कि जो हम लोग थे तो हमें बिल्कुल पीक टाइम दिया जाता था। जैसे आज के दौर में बाहर के सिंगर्स को दिया जा रहा है, तब हमें दिया जाता था, और पोस्टर पे हमारा पोस्टर बड़ा होता था कि हमारे यहाँ के कलाकार है। ये पिछले दौर की बात कर रही हूँ, जब समर फेस्टिवल्स वगैरह होते थे, तो उस दौर में जो कलाकारों को एक एक्सपोजर मिला स्टेज पे, वो दौर कभी वापस नहीं आया। ठीक है जी, क्योंकि मैंने तो गाया है, मैंने हर समर फेस्टिवल में गाया है, बाकी सभी कलाकारों ने भी गाया है। हमारे करनैल भाई जी हैं, धीरज भाई जी हैं, संजीव दीक्षित जी हैं, शेर सिंह जी हैं, वो तो चलो अब इस दुनिया में नहीं है, पर ये जितने भी हमारे बंधु थे, इन सबको बाकायदा पूरे मान सम्मान के साथ बुलाया जाता था। और आज का दौर ऐसा है कि आपकी, अगर, अब मैं स्पष्ट बोल रही हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं ठीक है, कि जिसकी अप्रोच होगी वो पहुंच जाएगा स्टेज तक, उसका कुछ नहीं देखा जाएगा। ठीक है जी। और जिसकी अप्रोच नहीं होगी, वो चाहे जितना मर्जी अच्छा सिंगर होगा, वो बैठेगा अपने घर में, लाइव देखेगा अपने टीवी में। जी बिल्कुल। अब आप बताओ कि मेरी बात में सच्चाई है, मैं 101 कि नहीं है? 101 छोड़ दो, क्योंकि आप मेरे हैं छोटे भाई। वो अलग बात है कि मैं आपको साक्षात्कार दे रही हूँ, पर आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मैं 1001% आपकी बात से सहमत हूँ। और ये साक्षात्कार की जो बात है, ये दीदी आज मेरे लिए भी बड़ी उपलब्धि की बात है जी, कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। मेरी जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो नाइस। मैं मतलब दिल से बोल रहा हूँ, सच में दीदी। मैक्सिमम हमारा समय जो है वो सीमा लांघ चुका है। हम तो 40-45 मिनट में क्लोज कर लेते, लेकिन आज 1 घंटे से ऊपर चले गए हम। तो आप ऐसे ज्वलंत विषय जो है वो मेरे सामने रख रहे हैं, तो अब मेरा इतना तजुर्बा है, ये तो मैं बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ आपको। दीदी एक सवाल और जी, सवाल या चर्चा या जानकारी बोल सकते, सवाल भी नहीं, जानकारी बोलूंगा। हाँ, कि जब आप चले थे
इस सफर में, तो कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया था, या कितना ने हौसला बढ़ाया था, या किसी ने छोड़ ऐसे कहाँ जा रही है, किस लाइन में जा रही है, नेगेटिविटी वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, और कितने लोगों ने हिम्मत बढ़ाई कि नहीं बहुत अच्छा करोगी, एक दिन ये मेहनत रंग लाएगी, जो आज मेहनत रंग लाई, तो कितने लोग सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा बेशक गांव बहुत छोटा सा है, पर जैसे हमारा जो गांव है वहां सिर्फ कटोच ही है, जैसे 12-15 फैमिलीज, और मेरे दादाजी जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, पंजाब और हिमाचल जब इकट्ठा था एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड मतलब ब्रॉड माइंडेड थे सारे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे गांव में, तो कोई वो नहीं थी। और मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं कि तब दौर होता था स्टीरियो का, और वो स्टीरियो भी किसी किसी के घर में होते थे, टेप रिकॉर्डर और स्टीरियो भी। तो मुझे आज भी याद है जब मेरी पहली कैसेट निकली थी, तो वो टेप रिकॉर्डर में जब मैंने डाली थी, तो मेरे आसपास के जो और भी भाई बंधु थे, तो वो सब एक ना कमरे में बैठ के बड़े आराम से सब इकट्ठे होके, मतलब पहले जो मैंने जो माकड़ा गीत गाया, हम सब ने ना पूरी फैमिलीज ने मेरे घर में आके, इतना प्यार भाव होता था पहले, तो वहां बैठ के सुने। तो मेरे गांव से या मेरे घर से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और सबने सपोर्ट किया, पूरी पंचायत ने बल्कि। और ऐसा नहीं है, जब भी बाहर बात होती है तो जैसे बोलते हैं कि हमें अगर कोई बाहर पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो हम आपका नाम लेते हैं कि हम उनके गांव से हैं। और कॉलेज में भी मेरे गुरुजन जितने भी हैं उनको मैं सादर नमन करती हूँ कि उन्होंने भी मुझे पूरा सहयोग दिया। अच्छा, इस सारे जैसे कैसेट में सब सुन रहे हैं, पास में आप बीच में बैठे हो, सबकी मंद मंद वो स्माइल भी मिल रही है, क्या खुशी के आंसू छलकते थे उसमें? बिल्कुल, मैं मतलब धन्यवाद करना चाहूंगी अपने गुरुजनों का, माँ बाप का, भाई बहनों का, और सभी जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे उस टाइम तो श्रोतागण ही होते थे, जितने भी माननीय सम्माननीय श्रोतागण मेरे साथ जुड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई बहन, बच्चे, उन सब का आशीर्वाद मेरे साथ रहा। और जब कभी मैं अकेले में सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ना मेरा कोई गॉडफादर इस लाइन में, और इतने छोटे से गांव से निकल के धर्मशाला भी तब पहुंचना बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है जी। तो मैं मतलब मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी चादर, मेरी झोली जो थी वो बहुत छोटी थी, पर भगवान ने मुझे इतना ज्यादा दिया, इतनी इज्जत मान दिया। तो कभी कभी मुझे ना भगवान के सामने भी शर्म आती है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं शायद उतना भगवान के लिए भी नहीं कर पाई। तो आंसू तो अपने आप ही आ जाते हैं। दीदी, जब से हम बैठे हैं तब से 2-3 बार माता पिता का नाम जिक्र हुआ, अपने अपने माता पिता के जी। मैं चाहूंगा कि अपने माता पिता के लिए चंद प्यारे से बोल कुछ उनके लिए डेडिकेट। माए नी मेरी सोनी दे चरखी, चरखिया सोरिया पजाई दे, माए नी मेरी सोनी दे चरखी, चरखिया सोरिया पजाई दे, तेनी तेरा वीर आया, कौन पुजाए तेरी चरखी, माए नी मेरिया बनी देओ डोरिया, वीर मिली पोणा गोरिया, क्या बात है। गोरिया दे बीच छम छम रोई, वीर मेरा नजरी नहीं आया,
पाही मेरा नजरी निया, पाही मेरा नजरी निया। सच में दीदी आपने अपने आंखों तो भर ली, लेकिन आज मुझे भी उस कंडीशन में, उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों की मेरी खुद आंखों से वो भाव नहीं रोक पा रहा हूँ मैं खुद को भी। जो आज मेरी बड़ी बहन है, जो प्यार प्रेम स्नेह सत्कार हमें दिया है, तो उसके लिए मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो बहुत कीमती समय दिया है, और मैं आज लाइव प्रसारण के माध्यम से प्रदेश सरकार से और सभी कमेटियों से भी, जो हमारी बड़ी बड़ी मेला कमेटियां आयोजन करती हैं, और बड़ा हम अक्सर हिमाचली संस्कृति को संजोने की, संवर्धन की, संवारने की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम उन कलाकारों को, उन पौधों को, उन वट वृक्षों को ही नहीं बचाएंगे तो सजाएगा कौन उस महफिल को। मेरा शब्द बहुत बड़ा है, और समझिएगा ऐसे जो शख्सियतें हैं हमारे पास, जो ये वट वृक्ष हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, तो उनको संभालिए, संवारिए। हम भी कोशिश करते हैं और आप भी कोशिश करिए। एक प्रयास है हम सबका, जिससे हमारा प्रदेश में ये जो हिमाचली संस्कृति है ये सुदृढ़ हो और ज्यादा जो है सज सवर कर सामने आए। समय दीदी बहुत हो चुका है और बहुत से ये है, और मेरे सुनील भाई आपके बहुत कमेंट हैं, लेकिन एक दो कमेंट आज तो दिल खुश हो गया इस तरह लाइव टेलीकास्ट में आपके इतने गाने सुनकर। सुनील जी हम बैजनाथ से हैं, धन्यवाद। और बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, सबका जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। दीदी एक मेरी फरमाइश पर अंतिम गाना और लाइव प्रसारण को विराम देंगे, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट है वो। कौन सा? देर जहर नहीं मारे। चनिया दिया दाली च खुआया पाबिये देर जहर दे मारिया। चनिया दिया दाली च खुआया पाबिये देर जहर दे मारिया। थुरल गराए विच केस जे होया, थुरल गराए बिच केस जे होया हो। पालमपुर ठाणे पजाया पाबिये देर जहर दे मारिया। छम छम दे बड़ी पाबी जे रोंदी, छम छम दे बड़ी पाबी जे रोंदी। कानून दे हाथ बड़े लंबे पाबिये देर जहर दे मारिया। चनिया दिया दाली च खुआया पाबिये देर जहर दे मारिया। बहुत सुंदर और बहुत प्यारे गीत। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के इस लाइव प्रसारण को यहीं पर विराम देता हूं। सबसे गुजारिश विनती कि ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि ऐसे कलाकारों को, ऐसी हस्तियों को ढेर सारा प्यार हम एक लाइक और शेयर के माध्यम से दे सकते हैं। और वर्षा दीदी के साथ साथ आप लोग जो आज में ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए हम तहे दिल से आपके धन्यवाद दिए। और दीदी आपके भी, और सर आपके भी, बैक कैमरा जितनी टीम है मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई बंधु जितने हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सबको शुभ रात्रि, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।